हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त तिवारी। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि मैं एमपी अपेक्स और आरबीआई के लिए डेफिनेटली करंट अफेयर हो या अपेक्स बैंक का स्टैटिक हो, दोनों ही कवर कराऊंगा। तो हमारी करंट अफेयर के लिए संवाद सीरीज चल रही है, अपेक्स बैंक के लिए हम अलग से स्टैटिक सीरीज भी चला रहे हैं। अब यहाँ पर करंट अफेयर में जो बैंकिंग की जो न्यूज़ होती है बेसिकली, यानी कि जो बैंकिंग करंट अफेयर होता है ना। हम करंट अफेयर पढ़ते हैं लेकिन उनमें से बैंकिंग स्पेसिफिक जो न्यूज़ होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर। और आप लोगों को क्या करना है, ओवरऑल न्यूज़ आपके पास अवेलेबल है और उसमें से बैंकिंग की न्यूज़ छांटनी पड़ती है। ठीक है। तो आपके एफर्ट्स को कम करने के लिए हमने यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव लिया है। इसमें मैं आपको जनवरी से लेके मई तक ही क्यों, क्योंकि हम बात करें आरबीआई असिस्टेंट मेंस की या फिर एमपी अपेक्स बैंक की, तो ये जो दोनों एग्जाम हैं ये हम देखेंगे कि अपेक्स बैंक का लास्ट वीक ऑफ मई में हमें देखने को मिलने वाला है और 7 जून को हमें आरबीआई असिस्टेंट मेंस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम जनवरी से लेके मई तक के बैंकिंग करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं और आज आपका पार्ट 1 है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 है आपका। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट कंप्लीट करेंगे हम जनवरी से मई तक की कहानी, ये 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 1 है। इसमें बैंकिंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी, कैटेगराइज्ड फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है। और आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, आपको इस पूरी सीरीज के बाद ना डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। ये हैंड रिटन फॉर्म में होगी, यानी कि यहाँ पर कोई पीडीएफ नहीं होगा, यहाँ पर मैं लिख कर आपको पढ़ाऊंगा, सीधे दिमाग में आपके छपेंगे यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी रिव्यू जरूर इस सीरीज के बारे में दीजिएगा। ठीक है। सो हियर वी गो। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले आरबीआई से। ठीक है। हम यहाँ पर बैंक्स को पकड़ेंगे या रैंडम ऑर्डर में भी चलेंगे, कुछ जो बल्क न्यूज होंगी उसको हम बैंक में पकड़ेंगे। जैसे आरबीआई के बारे में मेरे पास जो है ना वो न्यूज है वो बल्क में है, बहुत सारी न्यूज है आरबीआई के बारे में, इसीलिए हम पहले आरबीआई को पकड़ेंगे और दो तरह से करेंगे। हम जिस भी बैंक को मिलेंगे उस बैंक का करंट अफेयर देखेंगे, उसके उससे रिलेटेड जो भी उसने चीजें करी वो देखेंगे, साथ में स्टैटिक पोर्शन भी देखेंगे। यदि आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट पूछ लिया जाता है तो आपसे वो भी बने। क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हम आपको कवर कराने वाले हैं बढ़िया तरीके से। आपको डेफिनेटली मजा आएगा यदि आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो, इस सीरीज से आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली मजा आएगा। तो आरबीआई के बारे में सबसे पहली न्यूज हम स्टार्ट करते हैं कि आरबीआई ने क्या किया है। ठीक है। आप लोगों को नोट मेकिंग नहीं करनी है, सीधी की सीधी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके रखी हुई है। 2 चैनल की लिंक दी है, तो जिसमें बैंक एंड एसएससी लिखा हुआ है उसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। चलो, तो अब यहां पर क्या किया आरबीआई ने, कैप डिविडेंड प्रपोज किया है। कैप डिविडेंड प्रपोज करा है। ठीक है। यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, मैं बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी नहीं देने वाला हूं कि आपका दिमाग खराब हो जाए। आपके लिए वही चीज यहां पर मिलेगी जो आरबीआई असिस्टेंट लेवल और एमपी अपेक्स बैंक के लेवल के हिसाब से जरूरी है, दैट्स इट। ठीक है। तो आरबीआई ने कैप डिविडेंड पे आउट जो है वो क्या कर दिया है, प्रपोज करा है। किसके लिए प्रपोज करा है पहले तो ये समझ लो। ये आरबीआई ने प्रपोज करा है कि अब आप 75% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी आप नेट प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ 75% जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में यहां पर दे सकते हैं। ठीक है। अब सर इसमें डिविडेंड के फॉर्म में हम दे सकते हैं, तो यहां पर एक और चीज आपके लिए ये है कि सिर्फ यहां पर वही कंपनियां दे सकती हैं जिनका CET1 जो है वो ग्रेटर देन 20% है। अब ये चीज आपको समझना है। इसका मतलब ये होगा कि ध्यान से समझो, यहां पर ग्लिच क्या है, कैप जो कर दिया गया है डिविडेंड का वो कर दिया गया है 75% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि वो सारी के सारे कंपनियां जो डिविडेंड कमाते, जो अपना प्रॉफिट कमाती थी, उस प्रॉफिट से क्या करती थी, डिविडेंड देती थी। लेकिन अब आरबीआई ने बोला कि आप पूरा का पूरा 100% डिविडेंड नहीं देंगे, आप मैक्सिमम 75% जो वो डिविडेंड दे सकेंगे। क्लियर। डिविडेंड दे सकेंगे सिर्फ और सिर्फ 75%। किसके फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में दे सकेंगे, और 25% बचा के रखेंगे अपने शेयर, अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए। वेलफेयर मतलब कभी बैंक कुछ डूब जाती है तो उनका पैसा रिफंड करने के लिए। अब ये सर CET1 20% क्या लिखा है आपने जरा ये समझ लो कि जो CET1 20% मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनियां जिनका CET1 20% से ज्यादा है वो 100% दे सकेंगे डिविडेंड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। तो देखो मैं यहाँ से सिर्फ कीवर्ड लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, तो मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़नी है। कम समय में इतना शानदार बैंकिंग करंट अफेयर तैयार करा दूंगा, तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा अपने जीवन में। तो आरबीआई ने कैप डिविडेंड की लिमिट 75% कर दी है सभी कंपनियों के लिए, लेकिन
जिनका CET1 20% से ज़्यादा है उन्हें छूट दी गई है कि आप 100% पूरा का पूरा क्या दे दो, डिविडेंड में दे दो। जिनका CET1 100% 20% से ज़्यादा होता है वो कंपनियां हाई वैल्यू असेट मानी जाती है, मतलब उनके पास इतना पैसा है कि कल को यदि कुछ मिसहैपनिंग होती भी है कंपनी में तो वो अपना नेट प्रॉफिट 100% डिविडेंड में देने के बाद भी शेयर होल्डर्स का पैसा, डिपॉजिटर्स का पैसा लौटा पाएंगे। जैसे SBI है, HDFC, ICICI है, तो ये बड़े बैंक है, ये लौटा पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ से फ्री है चीज़ें। छोटे बैंक जैसे कि अपेक्स बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी हम बात करें तो भाई ये CET1 बहुत कम होता है इनका, ठीक है, बहुत ही कम होता है। ठीक है सर, बढ़िया है। RBI की अगली न्यूज़ देखो, पहले हम करंट न्यूज़ देखेंगे, बाद में RBI का स्टैटिक इकट्ठा बताऊंगा मैं, ठीक है। RBI की अगली न्यूज़ ये है, दूसरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है MPFX वालों के लिए। RBI की जो दूसरी न्यूज़ है यहाँ पर MPFX वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो RBI लिखा है ना, तो RBI की 5-6 न्यूज़ इकट्ठी आएंगी आपके पास। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 years कूलिंग पीरियड, 3 ईयर कूलिंग पीरियड की बात करी गई है सर। 3 ईयर कूलिंग पीरियड की बात यहाँ पर करी गई है। किन बैंकों के लिए करी है RBI ने? ये करी है कोऑपरेटिव बैंकों के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन कौन सी बैंक आ जाएंगी? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगी, UCB का मतलब है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से। STB आ जाएंगी, STP का मतलब होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में, और DCBs का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में। सभी के लिए 3 इयर्स कूलिंग पीरियड रख दिया गया है। लेकिन सर 3 इयर्स कूलिंग पीरियड किसके लिए रखा गया है? तो ये जो 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड रखा गया है, ये रखा गया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो याद रखना है कि 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड रखा गया है किसके लिए? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। सर 3 ईयर का कूलिंग पीरियड क्या है, इसका मतलब बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे सर आपको 3 इयर्स के कूलिंग पीरियड का मतलब। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 इयर्स के कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये समझ लो, 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड क्या होता है ये समझो जरा। 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड ये बोलता है कि आफ्टर 10 years of service, 3 years नो पोस्ट, ऐसा शॉर्ट में याद रखो, है ना। ये कुछ उटपटांग लग रहा होगा लैंग्वेज में कनेक्शन में, लेकिन बात मैं तुम्हें कोड फॉर्म में समझाना चाह रहा हूँ, क्रिप्स फॉर्म में समझा जा रहा हूँ, उसको समझो। यदि कोई भी एक डायरेक्टर है अपेक्स बैंक का, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का, उसने अपनी 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है। उसने अपनी क्या कर ली है सर? 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है। तो 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद अगले 3 साल तक आप उस बैंक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से कोई भी पोस्ट हेल्ड नहीं करेंगे। कोई भी पोस्ट हेल्ड जो है वो नहीं करेंगे। ये पहली न्यूज़ थी, ये इसको A मान लो, इसको B न्यूज़ मान लो, ठीक है, ऐसे याद रखो। क्लियर? तो 3 साल तक आप कोई भी पोस्ट जो है भाई वो हेल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ आ गया? 3 साल तक कोई भी पोस्ट हेल्ड नहीं करेंगे, 3 साल बाद आप फिर से आ सकते हैं, ठीक है, बढ़िया सर। C यानी कि अगली न्यूज़ क्या है सर RBI से रिलेटेड? अगली न्यूज़ जो है वो है RBI ने कुछ परमिशन दी है। RBI ने कुछ परमिशन दी है, तो कुछ नाम याद रखो तुम, कुछ नाम याद रखो। पहला नाम याद रखो तुम यहाँ पर ब्रिस्पे, ठीक है, ब्रिस्पे। दूसरा नाम क्या याद रखें सर हम? दूसरा नाम तुम यहां पर याद रखो, ब्रिस्पे के बाद तुम याद रखो पायोनियर। उसके बाद तुम तीसरा याद रखो रेजर पे। अब RBI ने इनको परमिशन दी है, किस किस चीज की परमिशन दी है, मैं यहां पर परमिशन लिख देता हूं, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। ब्रिस्पे को परमिशन जो मिली है, ब्रिस्पे को परमिशन मिली है क्रॉस बॉर्डर के लिए, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर के लिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों। मतलब जो ब्रिस्पे है वो क्रॉस बॉर्डर यानी कि एक देश से दूसरे देश पैसा भेजने के लिए अब उपयोग किया जा सकता है। हम और आप मान लीजिए कल को आप बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, एंड RBI में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप असिस्टेंट बनते हैं, फिर मैनेजर ग्रेड भी लाभ आपका प्रमोशन होता है, और कल को आपको फॉरेन पेमेंट फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है।
तो आपको वहां से पैसा भेजना है अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को, बच्चों को, किसी को भी, तो भाई आप ब्रिज पे के माध्यम से वहां से पैसा भेज सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, मतलब ब्रिज पे को परमिशन मिल गई है, ठीक है। उसी तरह से पायोनियर जो है, पायोनियर की हम बात करें तो पायोनियर को भी क्रॉस बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट की परमिशन मिली है। और रेजर पे ऑनलाइन की परमिशन तो इनके पास ऑलरेडी थी, अभी ऑफलाइन मोड में भी पेमेंट कर ले सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन मोड में भी आप पेमेंट ले सकते हैं। अब देखो, आपको ये न्यूज़ कहीं और सुनने मिली होगी, किसी मंथ में ये न्यूज़, किसी और मंथ में ये न्यूज़, किसी और मंथ में, एक ही मंथ के अलग अलग डेट में, सर कंफ्यूजन हो जाता है ना। आपने ब्रिज पे पढ़ा 1 तारीख को, पायनियर पढ़ा 9 तारीख को, रेजर पे की आपने मान लो पढ़ा 29 तारीख को, तो आप रेजर पे जब 29 तारीख को पढ़ रहोगे ना, तो दिमाग पे जोर लगा रहे होगी कि सर इससे पहले हमने 2 भी पढ़ी थी। बट आप अंबर सर के स्टूडेंट हो, आपको सारी चीजें क्रिस्प फॉर्म में मिलेंगी, आरबीआई से रिलेटेड सारी न्यूज एक जगह। इसी तरह मैं बैंक की न्यूज ना तुम्हें एक जगह दूंगा, तुम्हारा दिमाग इतना सिस्टमेटिक जो डेटा तुम बनाने की सोचते हो ना, तो अंबर सर तुम्हें फ्री में बना के देंगे, तुम्हें चुपचाप बैठ के पढ़ना है, बस अंबर सर की राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करते चलना है, ठीक है। तो भाई आरबीआई ने ब्रिज पे को, पायनियर को और रेजर पे को क्या दिया है, क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट की परमिशन, क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन पेमेंट की परमिशन और ऑफलाइन पेमेंट की परमिशन। ये क्रॉस बॉर्डर नहीं है, ऑलरेडी रेजर पे के पास क्रॉस बॉर्डर की परमिशन है, बस अब ऑफलाइन की परमिशन और मिल गई है। क्लियर है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक ठोकते जाओ और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दो कि भाई एक बढ़िया सर आए, नए तरीके से करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है सर, बताइए। अगली न्यूज़ पर हम पहुंचते हैं। 1 सेकंड का समय तो मुझे पेन का कलर चेंज कर लूँ। तो डी नंबर की न्यूज़ क्या है भाई आरबीआई से रिलेटेड? डी नंबर की न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई ने रिलैक्स किए हैं नॉर्म्स। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली आरबीआई ने किसके लिए नॉर्म्स को जो है वो थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, थोड़ी सी उनमें वो ढील दे दी है कि भाई हाँ चलो तुम्हें ढील है अब इन नॉर्म्स में। तो किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है एनबीएफसी के लिए। किसके लिए किया गया है सर? ये एनबीएफसी के लिए किया गया। लेकिन सब एनबीएफसी के लिए किया गया है क्या सर? एनबीएफसी के लिए तो किया गया है, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के लिए किया गया, लेकिन हाई क्वालिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। अब ये समझो क्या है, वो सारी की सारी एनबीएफसी जो हाई क्वालिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डील करती हैं, सिर्फ उनके लिए किया गया है, उनके लिए किया गया है, ठीक है। ई नंबर की न्यूज़ क्या है आरबीआई से रिलेटेड? तो आरबीआई ने अपना एक पॉडकास्ट चालू किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस बैंक ने अपना पॉडकास्ट चालू किया है ना, पॉडकास्ट बहुत चल रहा है। तो किस बैंक ने अपना पॉडकास्ट चालू किया है सर? आरबीआई ने किया है। तो इस बैंक के पॉडकास्ट का कुछ नाम है? बिल्कुल है, और इस बैंक के पॉडकास्ट का नाम है पैसा टू पॉलिसी। पैसा टू पॉलिसी। तो इस बैंक के पॉडकास्ट का नाम क्या है सर? पैसा टू पॉलिसी, इस बैंक के पॉडकास्ट का नाम। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, बढ़िया है। बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? पैसा टू पॉडकास्ट आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया है। अब पहुंचते हैं हम आरबीआई की नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहां तक हम डी न्यूज़ कर चुके थे, ई न्यूज़ कर चुके थे। अब एफ न्यूज़ आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई से रिलेटेड एफ न्यूज़ क्या है? आरबीआई ने फीमा रेगुलेशन लॉन्च करा है। फीमा का फुल फॉर्म क्या होता है? भाड़ में जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आरबीआई ने फीमा रेगुलेशंस लगाए हैं, ठीक है। फीमा रेगुलेशन किसके लिए लगाए हैं? जो फॉरेन गारंटीज देते हैं ना लोन्स के लिए, जो फॉरेनर गारंटी देते हैं, ठीक है, जितने भी फॉरेनर जो होते हैं ना गारंटीज देते हैं, उनके लिए, ठीक है। जो भी फॉरेनर्स होते हैं, जैसे हम लोन लेते हैं तो हमें एक गारंटर की जरूरत होती है। तो यदि आप
लोन ले रहा है कोई फॉरेनर और कोई दूसरा फॉरेनर उसकी गारंटी दे रहा है, तो वहाँ पर फेमा रेगुलेशंस लगेंगे। और ये बेसिकली एनआरआई के लिए होते हैं, जो नॉन रेसिडेंस इंडियंस होते हैं ना, जब वो लोन लेते हैं तो उनके लिए लगाए जाते हैं, उनके द्वारा जब कोई भी गारंटी दी जाएगी तो उन पर लगेगा ये। क्लियर है, आरबीआई की ये न्यूज़ भी क्लियर हो गई। एफ के बाद जी नंबर की न्यूज़ क्या है आरबीआई के लिए? तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है आरबीआई के लिए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपेक्स बैंक वालों के लिए। आरबीआई ने क्या करा है, रिज्यूम कर दिया है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग किसके लिए लाइसेंसिंग? अब देखो आरबीआई बैंक को ही तो लाइसेंस देती है, लेकिन किन बैंकों के लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, तो आरबीआई ने अब तक बहुत समय से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देना बंद कर दिया था, लेकिन अब आरबीआई फिर से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस इशू कराने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। तो अब भाई यदि आप में से कोई अपना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चालू करना चाहता है, पैसा है, तो भाई चले जाओ, भाई बढ़िया आरबीआई आपको लाइसेंस दे देगा। अगली एच नंबर की न्यूज़ क्या है भाई आरबीआई से रिलेटेड? आरबीआई से रिलेटेड अगली एच नंबर की जो न्यूज़ है वो हमारी ये है कि भाई आरबीआई ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, आरबीआई ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, एमओयू साइंड हो गया है। अब किस किस के बीच हुआ है एमओयू साइंड दिए हुआ है? तो ये किया है किसके साथ? विद दिल्ली गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं मैनेजमेंट, अब वो आरबीआई देखेगा बैंकिंग से रिलेटेड। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ रहा है, इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत है नहीं तुम्हें। ठीक है, आरबीआई की एच न्यूज़ हो चुकी है हमारे पास। आरबीआई की सर अगली न्यूज़ क्या है? आरबीआई की अगली न्यूज़ बढ़िया न्यूज़ है, तगड़ी सी न्यूज़ है थोड़ी सी, है ना, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं जी। अगली आई नंबर की न्यूज़ क्या है भाई? आई नंबर की न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने नहीं, हाँ, आरबीआई ने क्या किया है, ये न्यूज़ लेता हूँ, चलो मैं, ये याद आ गया। आरबीआई ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव को मैं बढ़िया तरीके से कलरफुल लिख देता हूँ ताकि तुम लोग भूलो मत। अरे मेरे भाई कलर सेलेक्ट हो जाए यार। निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन पहल शुरू करी है। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, अब सर ये निर्यात प्रोत्साहन है क्या? निर्यात प्रोत्साहन है क्या? तो भाई निर्यात से आप समझ ही गए होंगे, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है सर, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई, ये भी हम समझ के आगे क्या है। ठीक है, कब तक वैलिड है? वैलिड है टिल 2030-31 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ तक ये वैलिड है। ठीक है, वहाँ तक ये वैलिड है। और इसके लिए जो किसने करा है इसे? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये क्या होगी? एनए यानी कि नोडल एजेंसी, एनए यानी कि नोडल एजेंसी होगी। ये क्या होगी? नोडल एजेंसी होगी ये। क्लियर है? समझ आया? मजा आया या नहीं आया? बताओ मुझे जरा, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे ये बताओ। इतनी न्यूज तुम्हारी किससे रिलेटेड थी? इतनी न्यूज जो थी वो तुम्हारी आरबीआई से रिलेटेड थी। समझ आया? अब ये न्यूज पढ़ने में जब अलग अलग जगह तुम्हें मिलती ना, तुम कंफ्यूज हो जाते किसने क्या करा है। अब देखो मैंने ना एक दो स्लाइड में तुम्हें पूरी आरबीआई पढ़ा दी है। और मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, ये जो हम ना आज पहली क्लास ले रहे हैं, ये जनवरी से मई, तो पहली क्लास में हमने सिर्फ जनवरी के करंट अफेयर लिए हैं, तो जनवरी में इतना काम हुआ है आरबीआई के द्वारा। और यदि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में आरबीआई की फिर से इतनी सारी बताऊं तो ये मत भूलना, वो फरवरी में आरबीआई की सारी होंगी, फिर मार्च, फिर अप्रैल एंड सो ऑन। सो समझ आ रहा है ना? इतना सिस्टमेटिक तुम्हें डेटा मिलेगा। मेरी राइटिंग को मत देख के मत बोलना कि सर बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं है। कंटेंट देखो, ये चीज़ें तुम्हें ढूंढने में ना बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरी हुई है। बट यदि तुम लोग उसे देखते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो फ्रूटफुल है, फिर मैं बोलूँगा कि वेस्ट नहीं हुई है।
अब ये तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग इसे वेस्ट दिखाते हो या फिर फ्रूटफुल दिखाते हो। मजा आया? मजा आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में, जैसे भी पढ़ रहे हो जल्दी से लिख दो कि सर मजा आ गया दमदार। लिख दो जरा एक बार तुम सभी लोग यार कि सर मजा आ गया दमदार। ठीक है, चलो अब मैंने बोला था, जैसा कि प्रॉमिस किया था, स्टैटिक देखते हैं। तो आरबीआई से रिलेटेड स्टैटिक देख लो जरा तुम सबसे पहले, सभी के सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चों। स्टैटिक, हर बैंक का तुम्हें स्टैटिक मिलेगा, हर बैंक का तुम्हें स्टैटिक मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, हर बैंक से तुम्हें स्टैटिक नॉलेज मिलेगा। ये देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ ये नीले पेन से होगा ना, ये सब कुछ स्टैटिक में होगा। ठीक है, नीले पेन से जो भी होगा ये सब कुछ स्टैटिक में होगा। तो आरबीआई की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आती है हेडक्वार्टर की। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई मेरे? मुंबई में है। ठीक है, बढ़िया है सर। फिर बात आती है इसकी स्टैब्लिशमेंट की, स्थापना कब हुई थी? तो हमें पता है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी बाय एक्ट ऑफ 34, 1934 है ना। 1934 में एक्ट आया तो 1935 में बैंक की स्थापना हो गई थी। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझो जरा। इसमें एक गवर्नर होंगे प्लस 4 डेप्टी गवर्नर होंगे, एक गवर्नर प्लस 4 डेप्टी गवर्नर होंगे। ठीक है, ये क्लियर है। जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा। ठीक है, बस इनका ही नाम जरूरी है, बाकी के 4 की जरूरत है नहीं हमें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? नेशनलाइज्ड कब हुआ था ये? तो ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में। ठीक है, नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में नेशनलाइज हुआ था। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी सब्सिडायरीज। सब्सिडियरीज कौन कौन सी हैं सर? तो सब्सिडियरीज में कई सारी हैं, नाम याद रख लो। IGIDR। ठीक है, दूसरा है IGIDR का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, चलो। दूसरा है रैबिट है, एक सेकंड का समय लूंगा। रैबिट है, चलिए। रैबिट हो गई। तीसरी है आपकी यहाँ पर IFTAS। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर आती है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। पांचवें नंबर पर क्या आएगी आपकी? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, DIGC। और छठवें नंबर पर क्या आएगी आपकी? रिजर्व बैंक इंडियन इनोवेशन हब। ये इतनी नोडल इसकी एजेंसी है। तुम्हारा आरबीआई खत्म जनवरी के लिए, स्टैटिक के साथ, करंट न्यूज के साथ। कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, यदि कोई समस्या अब तक है तो बताओ मुझे कि सर कोई समस्या है। ठीक है, चलो, नहीं है ना कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दूसरे नंबर की न्यूज की तरफ। तो हमारी जो दूसरी न्यूज है वो क्या है सर? अब
ठीक है। दूसरी न्यूज़ है तुम्हारी फेडरल बैंक से रिलेटेड। ओके, तो दूसरी न्यूज़ जो है वो तुम्हारी फेडरल बैंक से रिलेटेड है। फेडरल बैंक के बारे में क्या है न्यूज़, सिर्फ एक ही न्यूज़ है फेडरल बैंक के बारे में कि जो फेडरल बैंक है इसने अपना ब्रांड लोगो बदला है, नया ब्रांड लोगो आया है और उसको बोला गया है फॉर्चूना वेव। ये नाम याद रखना है तुम्हें, फॉर्चूना वेव। ठीक है, फॉर्चूना वेव, तुम्हें ये नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए नाम याद रखना। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ स्टैटिक, क्योंकि न्यूज़ तो बस इतनी सी है, तो इसके बारे में जो न्यूज़ है, स्टैटिक से पहले एक और चीज़ याद रख लो इनकी करंट अफेयर में, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन। ठीक है सर, अब आ जाते हैं स्टैटिक पर। स्टैटिक पोर्शन क्या बोलता है फेडरल बैंक के बारे में? ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है फेडरल बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, तो फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है केरला में मिलेगा आपको, केरला में आपको ये देखने को मिलेगा। और इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1931 में। क्लियर है? और एन फॉर नेशनलाइजेशन, एनटी लिख देंगे, नेशनलाइजेशन हुआ था इसका 49 में, 1949। ठीक है ना, 49 लिख दिया तो समझ जाना कि 1949 की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है अभी भी? तो मुझे बताओ सर। तो हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो अगला जो न्यूज़ हमारी तीसरे नंबर की न्यूज़ है, ये एक्सिस बैंक से रिलेटेड। एक्सिस बैंक से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है सर, चलते हैं एक्सिस बैंक के पास, हम ले चलिए हमें। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया है, एक न्यू ऐप लॉन्च करी है। न्यू ऐप लॉन्च करी है, ठीक है, न्यू ऐप लॉन्च करी है। और इस ऐप का नेम क्या है? सेफ्टी सेंटर। ठीक है, सेफ्टी सेंटर ऐप जो है वो लॉन्च करी है इसने। अब बात यह आती है कि सेफ्टी सेंटर ऐप में क्या है, ऐसा क्या है? देखो, जो ये सेफ्टी सेंटर ऐप है इसमें आप क्या करेंगे, बिना ब्रांच विजिट की सिक्योरिटी सेटिंग कर सकते हैं। इसका फीचर क्या है कि भाई आप विदाउट, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, बिना ब्रांच विजिट किए बिना ब्रांच विजिट किए जो केवाईसी सेफ्टी चेंज कर सकते हैं। सेफ्टी सेटिंग जो होती है ना वो चेंज कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों के लिए हमें ब्रांच ही जाना पड़ता है, बट अब आप ब्रांच के लिए ज़्यादा वो नहीं रहेंगे। अब बात आती है स्टैटिक, क्या है इसके बारे में? तो स्टैटिक देख लो ज़रा क्या है इस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है हेडक्वार्टर की। ठीक है, किसकी बात आती है? हेडक्वार्टर की। तो जो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि भाई इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1993 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन देता हूँ, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? एनटी यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? जल्दी से बताओ मुझे सभी लोग। नेशनलाइज बैंक, इसका जो नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था? हुआ भी था या नहीं हुआ था? ओके, नेक्स्ट अगेन एक बहुत बढ़िया बैंक है हमारे पास, एचडीएफसी बैंक, चौथे नंबर पर। एचडीएफसी बैंक हमारे पास। अब एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड क्या न्यूज़ है सर आपके पास, बताइए ज़रा। बिल्कुल बताएंगे सर आपको, आप ही लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, डिजिटल रुपीज़, डिजिटल रुपीज़ अलाउ कर दे,
थ्रू व्हाट, स्मार्ट गेटवे। ठीक है, तो इसने अपने स्मार्ट गेटवे के थ्रू डिजिटल रुपीज में जो है ट्रांजेक्शन वो अलाउ कर दिए हैं। क्लियर है सभी को, किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब इसके स्टैटिक की बात कर लो, न्यूज़ क्योंकि सिर्फ इतनी सी है। स्टैटिक क्या है इसका हमारे पास, तो सबसे पहले बात करेंगे वही इसके हेडक्वार्टर की। ठीक है, तो बताओ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगेन मुंबई। ठीक है सर, हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1977 में हुई थी। 1977 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था बताओ ज़रा मुझे सभी लोग जल्दी से। एक सेकंड का समय लूंगा जब तक मैं, फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ पर पहुंचेंगे। ओके, तो आई गेस यहाँ तक चीज़ें सभी बच्चों को समझ आ चुकी होंगी बढ़िया तरीके से। हम बढ़ते हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलती है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, न्यू CC यानी कि क्रेडिट कार्ड। ठीक है, न्यू CC यानी कि क्या बात कर रहे हैं हम? क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसने क्या किया है, इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? इस नाम को बस तुम्हें याद रखना है। इस नाम को हम थोड़े से डिफरेंट कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोग इसे समझ पाएँ। 0 फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड। 0 फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड है ये। 0 फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड, याद रहेगा नाम या नहीं रहेगा? जल्दी से मुझे बताओ। याद रहेगा सर, वेरी गुड, बढ़िया। अब इसका कुछ स्टैटिक की बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे चाहिए इसका हेडक्वार्टर। याद है किसी को इसका हेडक्वार्टर IDFC बैंक का? हालांकि प्राइवेट बैंक्स के हेडक्वार्टर्स पूछे जाना जरूरी नहीं होता, स्टिल हम लिखेंगे ताकि एक बार आपके पास सारी चीजें आ जाएं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? ये हुआ था भाई 2015 में, नया बैंक। ठीक है, बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा भाई पढ़ने में इस तरह से? मुझे बताओ ज़रा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी आती है IDFC फर्स्ट बैंक के बाद, वो आती है अगेन एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक से, ICICI से। ICICI ने क्या किया है? क्या किया है भाई ICICI बैंक ने? एक बहुत इंपॉर्टेंट ये अकाउंट लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? न्यू अकाउंट लेकर आए हैं, और उस अकाउंट का नेम क्या है? नेम को अगेन हम डिफरेंट कलर से लिखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो नया बैंक अकाउंट लेकर आए, ये लेकर आए हैं कैपिटल गेन्स सेविंग्स अकाउंट। कैपिटल गेन्स सेविंग्स अकाउंट। अब इसका फीचर क्या है? अमाउंट इन इट फॉर 3 years इक्वल्स टू टैक्स फ्री। अब इसमें एक चीज समझ लो, ये मैं ओरली बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। कैपिटल गेन्स बैंक अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें 3 साल के लिए जो पैसा रखा रहेगा ना, वो टैक्स फ्री होगा, सिर्फ 3 साल के लिए। लेकिन ये अमाउंट कौन सा होगा? कोई ब्लैक मनी नहीं, कुछ नहीं। आपने जो अपनी कैपिटल गेन करी होगी, यानी कि आपने अपनी किसी लैंड को सेल करा है, किसी एग्रीकल्चर लैंड को सेल करा है, किसी प्रॉपर्टी को सेल करा है, तो उससे उससे जो पैसा आया वो कैपिटल गेन कहलाएगा। और उस कैपिटल गेन पर आपको, यदि आप इस अकाउंट में रखेंगे तो 3 साल के लिए आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप टैक्स पेड कर चुके होंगे उस पर। ठीक है, ज़्यादा डिटेल की इसकी ज़रूरत है नहीं, डिटेल और भी है इसमें, बट नॉट मैंडेटरी दिस टाइम। ठीक है,
नॉट मैंडेटरी दिस टाइम। चलो बढ़िया है सर, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलिए। हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आने की पूरी पूरी संभावना है, याद रखेंगे। सागरमाला फाइनेंशियल लिमिटेड, सागरमाला फाइनेंशियल लिमिटेड, ये क्या है, याद रखना सभी लोग, फर्स्ट एवर मैरीटाइम लैंडिंग कंपनी है ये, बस नाम ही काफ़ी है। तो क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि ऐसी कौन सी डेट है, ऐसी कौन सी कंपनी है, ये फर्स्ट एनबीएफसी है। ये क्या है, एनबीएफसी याद रखना, फर्स्ट एनबीएफसी है ये। यहाँ पर भी एनबीएफसी लिख देता, कंपनी लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया फर्स्ट एनबीएफसी। तो सागरमाला फाइनेंशियल लिमिटेड पहली ऐसी एनबीएफसी है जो मैरीटाइम लैंडिंग करेगी। मैरीटाइम लैंडिंग का मतलब ये होता है कि जो समुद्र, जैसे कि समुद्र में जो जहाज तैरते हैं या जो पनडुब्बियां बनती हैं या जो भी मैरीटाइम के जो प्रोडक्ट बनते हैं, मशीन्स बनती हैं, और वो प्रोडक्ट जो लोग कंपनियां बनाती हैं उनको लोन देने का काम करती है। ठीक है, लोन देने का काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, जीआरएसी है, मजगांव डॉक है। ठीक है, तो इसने अभी सबसे पहले जैसे लोन दिया है वो है गोवा शिपयार्ड, और एक और कंपनी को दिया, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ यार, गोवा शिपयार्ड दिया, दूसरा नाम और गूगल करो तुम सभी लोग जल्दी से, थोड़ी तो मेहनत करो, थोड़ी तो मेहनत करो भाई, थोड़ी तो मेहनत करो। ठीक है, यहाँ पर एक और न्यूज़ मुझे बतानी थी यार, आईडीएफसी कहाँ गया, आईडीएफसी कहाँ गया हमारा, आईडीएफसी 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 लिखवा है क्या मैंने, हाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में एक और चीज़ नोट कर लो तुम यहाँ पर। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने देखो दो नए कार्ड जारी करे, एक जीरो फॉरेक्स करा है, ठीक है, और साथ में एक और करा है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गज, गज, एक तो जीरो फॉरेक्स है, दूसरा गज है। गज किसके लिए, फॉर एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो इसने दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं, एक करा है गज, बातों बातों में निकल गया दिमाग से, और दूसरा करा है जीरो फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो दोनों याद रखना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स पहला और गज दूसरा करा है। बाकी मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, जो भी लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना आईडीएफसी के, मत लेना, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा तुम सभी बच्चों को मेरे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम पहुंचते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एसबीआई से रिलेटेड है, सेकंड बड़े बैंक। ठीक है, सेकंड बड़ा बैंक हमारा कौन है भाई, एसबीआई। चलो नेक्स्ट, तो एसबीआई के बारे में हम बात करते हैं। एसबीआई क्यों न्यूज़ में है, एसबीआई ने क्या किया है, अभी अपना अप्रूवल दिया है, किसको दिया अप्रूवल, आसिका म्यूचुअल फंड को। तो याद रखना है एसबीआई ने किसे अप्रूवल दिया है, एसबीआई ने अप्रूवल दिया है आसिका म्यूचुअल फंड को। समझ आया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्या। अब एसबीआई के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, एसबीआई के बारे में जरा बात कर लेते हैं। एसबीआई सबका पसंदीदा बैंक है, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एसबीआई के बारे में न्यूज़ तो इस वीक हमारे पास ज़्यादा है नहीं, खैर। ठीक है, एसबीआई के बारे में हमारे पास ज़्यादा न्यूज़ है, सच नहीं है। कुछ न्यूज़ और है, एक और न्यूज़ है मेरे पास, एसबीआई ने एक और चीज़ लॉन्च करी है, वो याद रखना है। एसबीआई लॉन्चेस चक्रा, चक्र लॉन्च करा है एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई ने क्या करा है भाई, चक्र लॉन्च करा है। ठीक है, अब चक्र क्या है इसकी तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसकी तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जानने की कि भाई चक्र क्या है सर, बट चक्र लॉन्च करा है। ठीक है, अब एसबीआई के बारे में थोड़े सा हम स्टैटिक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम एसबीआई के बारे में स्टैटिक की थोड़ी सी।
है ना। तो स्टैटिक क्या है एसबीआई के बारे में? तो देखो एसबीआई के बारे में सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर लिख लो, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, मुंबई। नेक्स्ट इसकी स्टैब्लिशमेंट, तो देखो इसकी स्टैब्लिशमेंट में थोड़ा सा ग्लिच है। सबसे पहले ये आया था 1921 में एज इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक बना। उसके बाद 1955 में हमने इसको एसबीआई बोला, आफ्टर एनटी। एनटी का मतलब क्या है? नेशनलाइजेशन है, ठीक है। एनटी का मतलब क्या है? नेशनल। अब कुछ कीवर्ड है ना, तुम लोग रट लो क्योंकि ये बार बार क्लास में लेंगे। एनटी जहां पर लिखो मतलब नेशनलाइजेशन है। बैंक की बात करेंगे हम, नेशनलाइजेशन उनका बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनलाइजेशन हम उनका क्या पढ़ेंगे? बार बार पढ़ेंगे, तो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो तुम्हें बार बार जरूरत पड़ेगी, इसीलिए एक ही बार तुम लोग यहीं पर याद रख लो, ठीक है, ताकि मुझे भी बार बार चीजें नहीं बतानी पड़ेंगी, तुम्हें भी बार बार चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके। अब एक और एसबीआई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो तुमसे पूछी जाती है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, ठीक है। तो बताओ जरा मुझे, यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं, बीए, ब्रांड एम्बेसडर एसबीआई का कौन है, ठीक है। तो एसबीआई के कौन है भाई? नाना दरदैन थाला साहब, ठीक है। एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी जी होंगे। ओके, मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट बैंक की तरफ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज की, वो क्या है देखते हैं, एक्सिस बैंक के बारे में, ठीक है। एक न्यूज़ छोड़ गई थी हमारी एक्सिस बैंक की, वो फिर से बता देता हूँ मैं। एक्सिस बैंक ने व्यापार बिजनेस लोन देना चालू करें, इसके बारे में मैं स्टैटिक बता चुका हूँ तो यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। व्यापार बिजनेस लोन किसको देंगी? फॉर एम एस एम ई सेक्टर। तो व्यापार बिजनेस लोन किसके लिए दिए जाएंगे? एमएसएमई सेक्टर दिए जाएंगे। कितनी लोन होगी ये? अप टू 10 लाख, है ना, अप टू 10 लाख। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी मुझे बताओ जरा, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। एक सेकंड, मैंने आरबीआई के बारे में तुम्हें लिखाया था, दिल्ली गवर्नमेंट वाला लिखा दिया था ना, हाँ ठीक है, चलो। हाँ, तो एक्सिस बैंक ने व्यापार बिजनेस लोन देना चालू किए हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और ये याद रखना, ये लोन जो है ना, ये कोलेट्रल फ्री होगा। कोलेट्रल फ्री लोन होगा ये, मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोलेट्रल फ्री रहेगा पूरी तरह से। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट बैंक की न्यूज़ है। एक कमेटी आई है, हाँ, इस कमेटी का नाम लिख लो यार तुम लोग, एम एस साहू कमेटी। साहू कमेटी, ये एम एस साहू कमेटी जो है ना, ये नेशनल एनपीएस के लिए है ना, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए है। क्लियर? और ये 15 मेंबर कमेटी है, इसमें 15 मेंबर होंगे। तो बस नाम याद रखो, एम एस साहू कमेटी किसके लिए? नेशनल पेमेंट पेंशन सिस्टम के लिए, पेमेंट नेशनल पेमेंट स्कीम के लिए है, और 15 मेंबर ये कमेटी है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। गुड, वेरी गुड सर। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है टीएमबी, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। टीएमबी तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के लिए न्यूज़ आती है। और इस न्यूज़ में क्या दिया है ज़रा हम समझते हैं। तो ये जो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक की जो न्यूज़ है, इसने क्या किया? टाई अप करा है, टाइज अप। किसके साथ टाई अप करा है भाई इसने? इसने टाई अप करा है टेकफिनी के साथ। टेकफिनी के साथ टाई अप करा है, ठीक है। किस चीज़ के लिए करा है टाई अप? फॉर यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है। यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देखो भाई, टीएनबी बैंक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, छोटी छोटी बैंक होती हैं, तो इनके भी यूपीआई सिस्टम नहीं। जैसे आप सभी लोग जो एमपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर यूपीआई नहीं चलता उनका। जैसे आपके दूसरे बैंक में अकाउंट होंगे वहाँ पर यूपीआई चलते हैं, इन बैंकों में यूपीआई नहीं चलते। तो मान लीजिए कोई भी कोऑपरेटिव बैंक यूपीआई की फैसिलिटी अवेलेबल कराना चाहेगी तो उसको किसी ना किसी के साथ हेल्प लेनी पड़ेगी, टेक हेल्प, है ना। तो जैसे यहाँ पर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने टेक फिनी के साथ हेल्प ली है, टाई अप करा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्कीम है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है बैंकिंग से रिलेटेड हमारी, ठीक है, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक, ठीक है। अब कर्नाटका बैंक क्या है, कर्नाटका बैंक की न्यूज़ क्या है ये समझ लेते हैं। कर्नाटका बैंक से जो न्यूज़ निकल कर आई है वो ये आई है कि इसने एक अवार्ड जीता है, अवार्ड विनर है ये। किस चीज़ के लिए अवार्ड विनर मिला है, ये मिला है फिनटेक अवार्ड। फिनटेक अवार्ड मिला है इसे, ठीक है। किसने दिया है फिनटेक अवार्ड, आईबीए ने दिया है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना है, याद रखना है भाई तुम सबको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, एसबीआई से रिलेटेड एक और चीज़ नोट यहाँ पर तुम लोग कर लो। अश्विनी, अश्विनी है ये, अश्विनी कुमार का नाम याद रखना है, ये बन गए हैं एमडी एंड सीईओ नए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, बाद में लिखी हुई है मेरे पास। तो एसबीआई के जो डायरेक्टर बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, अश्विनी कुमार जी बन गए हैं, ठीक है। देख रहे हो कितने शानदार तरीके से मैं तुम लोगों को चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। यदि इसके बाद भी तुम वीडियो लाइक नहीं कर रहे, शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो भाई फिर क्या ही होगा मेरा, ठीक है, फिर क्या ही होगा मेरा। एक और न्यूज़ है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से इसने प्लस मतलब टाई अप करा है, किसके साथ टाई अप करा है, हैपर वर्ड्स के साथ, बस, ठीक है। क्यों करा है ये जरूर समझ लो, फॉर वीडियो केवाईसी। अच्छा, मैं ये छोटे छोटे बैंक के तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ स्टैटिक जी के, क्यों, क्योंकि नहीं है ज़रूरी, ठीक है, नहीं है ज़रूरी, जिनके ज़रूरी होंगे उनके मैं लिखवाता जाऊँगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तुम्हारे पास सारी चीज़ें ना इतनी बढ़िया तरीके से हो जाएंगी, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम्हें बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक का मैंने तुम्हें लिखवा दिया था क्या कहानी, हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में एक और चीज़ लिख लो तुम, स्टैटिक हमने नहीं लिखा था इसका, आई गेस, हाँ, इसका स्टैटिक लिख लो यार, आईसीआईसीआई बैंक का, इसका स्टैटिक याद रखो, 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तुम लोग बताओ मुझे, बहुत सारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन तो पूछना चाहिए मुझे तुम लोग, ठीक है। और एक और याद रखो, संदीप जी, संदीप कुमार एक नाम याद रखो, एमडी सीईओ हैं अभी, एमडी एंड सीईओ हैं, ये भी याद रखो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगली न्यूज़ क्या है हमारे पास, अगली न्यूज़ क्या है हमारे पास भाई, ठीक है, अगली न्यूज़ है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक से। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने क्या बोला है, सोलार इनेबल वैन एटीएम, मतलब एक वैन पर एटीएम लगाया है, और ये एटीएम जो है ना सोलार इनेबल है, मतलब सोलर एनर्जी से चलेगा, बात खत्म, सोलर एनर्जी के साथ चलेगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर पीछे लिख लो एसबीआई से रिलेटेड,
एसबीआई ने टाई अप करा है तमिलनाडु के साथ, बस इतना याद रख लो, एसबीआई ने तमिलनाडु के साथ टाई अप करा है। ठीक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के बाद न्यूज़ में है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक क्यों न्यूज़ में है? कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप करी है भीम यूपीआई से। क्या करी है? भीम यूपीआई से करी हुई है। ठीक है, किस चीज के लिए करी हुई है? ऑन इट्स एआई इनेबल्ड ऐप, मतलब इनकी ऐप है कैनरा बैंक की और इसको भीम यूपीआई के साथ इंटीग्रेट कर लिया उन्होंने। दैट्स इट, दैट्स इट। अब एक इंपॉर्टेंट बड़ी न्यूज है। ठीक है, वो क्या है? अमेजन पे ऑफर्स एफडी, फिक्स डिपॉजिट ऑफर करे उन्होंने, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इसमें 2 एनबीएफसी के साथ टाई अप कराए और 7 बैंक्स के साथ टाई अप कराए, सॉरी 5 बैंक के साथ टाई अप कराए। तो जो 2 एनबीएफसी हैं इसमें श्रीराम फाइनेंस है और बजाज फाइनेंस है। बैंक की बात करें तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। दूसरा जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। साउथ इंडियन बैंक है। स्लाइस बैंक है। और 5वां जो बैंक है ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इतने बैंकों के साथ अमेजन पे ने टाई अप करा है एफडी ऑफर कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आपकी सिडबी से है। सिडबी से न्यूज क्या है? सिडबी इन्फ्यूज करेगी 5,000 करोड़ रुपीज फॉर एमएसएमई सेक्टर लोन के लिए। एमएसएमई को लोन देने के लिए बूस्ट करेगी भाई। इतना समझ में आ गया तुम्हें या कोई दिक्कत है? इतना समझ आ गया या कोई दिक्कत है? बताओ मुझे। अच्छा, एक और आज की लास्ट न्यूज है, ये है भारतीय एक्सा ने क्या नया प्लान लॉन्च करा है। इस प्लान का नाम तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, और प्लान का नाम क्या है? स्वाभिमान रिटायरमेंट प्लान। स्वाभिमान रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, ये क्या करेगा? गारंटीड लाइफ टाइम इनकम, और जो पे आउट होंगे ये मंथली बेसिस पर होंगे, क्वार्टरली बेसिस पर होंगे, हाफ ईयरली बेसिस पर होंगे और ईयरली बेसिस पर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास तुम्हें पसंद आई होगी, ये न्यूज तुम्हें पसंद आई होगी। मैंने 1 घंटे में तुम्हें पूरे जनवरी के बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर लिख कर बता दिए, जो तुम्हारे दिमाग में सीधे छप जाएंगे। यदि तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप की लिंक दी हुई है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, वहां भी जा सकते हैं। दोनों जगह पीडीएफ आपको शाम को अवेलेबल हो जाएगी। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।